14 साल साली रात मेरे साथ सो गई। मैं उसे बच्ची समझता था, लेकिन वो तो तूफान निकली। उसका जिस्म पूरा जवान हो चुका था। फिर आधी रात को साली ने मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाया तो मेरी रात के 9 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया कि मेरी साली मुस्कान ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी। अब वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उससे रात की इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी मुझे देखते ही कहने लगी कि यासिर भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो मुस्कान एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहाना नाइटी में उसका जिस्म का हर हिस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नजरें चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त मुस्कान एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं मुस्कान को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क्यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और मुस्कान सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात की इस पहर मोबाइल पर एक से बढ़कर एक चीज सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने मुस्कान का आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? मुस्कान कहने लगी कि यासिर भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। मुस्कान की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है मुस्कान, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मुस्कान जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि यासिर भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए मुस्कान के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कान की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाटे मारने लगा था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर मुस्कान ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और आमना की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब आमना ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और आमना की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को आमना के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत में मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं आमना की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी हो जाए और मैंने आमना के साथ भागकर शादी कर ली। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन वो राजी ना हुई और मैंने आमना के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब आमना के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने आमना के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन आमना के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे मैं और आमना फाको वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो आमना ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसलिए मैं आमना के घर ना जाने के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 दफा इसलिए मैंने आमना की छोटी बहन मुस्कान को कभी सही से देखा भी नहीं था, ना ही इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी
رہی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب آمنہ ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے ہی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آمنہ کی ماں کو بلانا پڑا، اور جب ہم آمنہ کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آمنہ کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ حمل کے دوران اس کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ آمنہ کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے آمنہ کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد آمنہ کی بہن مسکان کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو آمنہ کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں آمنہ کو بھول گیا تھا۔ مسکان نے آمنہ کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ آمنہ گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ مسکان آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ مسکان تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے مسکان سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن مسکان کو یوں نیند میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور میں بہت مشکل سے اسے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی، میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور میں اس پر آرام سے نہیں سو سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ مسکان نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یاسر بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں مسکان کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن آمنہ کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ آمنہ کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ آمنہ کی غیر موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، جسے میں اس وقت سے گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسکان میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو مسکان سے دور نہ کر سکا، اور میں ابھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا تو جیسے وہ اس بات کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبات کی خوب اظہاری کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو مسکان نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصویریں کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ مسکان کے ساتھ رات گزار کر میں ایسا خوش ہوا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر میں ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ میں سارا راستہ خوشی سے جب ہسپتال میں پہنچا تو میری بیوی آمنہ کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آمنہ کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہا لیکن اس کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن آمنہ کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ آمنہ جتنے دن ہسپتال میں رہتی مجھے اس مسکان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں اس کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ مسکان گھر پر اکیلی ہوگی۔ اب مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ ہسپتال میں آمنہ کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے اس کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو مسکان بہت ہی خوش تھی۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں آمنہ آپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے مسکان سے کہا اس میں بھلا پوچھنے
पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की तो अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दे फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो आमना की अलमारी खोलकर एक एक चीज देखने लगी और आमना जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी ब्लैक रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि आमना पर बहुत जचती है। यह सुनते ही मुस्कान वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो आमना की नाइटी पहने से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती थी। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से उसे कहा कि ये तुम्हारे जिस्म पर बहुत खूबसूरत लग रही है। आमना तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद मैं उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन मुस्कान तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने प्यार लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं आमना को संभालते हुए घर ले आया। आमना को देखकर मुस्कान का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर उस पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने आमना को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे उसकी दवाइयों के मुतालिक आगाह किया। मैं आमना की अम्मी के साथ बाहर बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने मुस्कान को आमना के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मुस्कान ऐसी कोई बात उसके आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में मुस्कान वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चलिए अम्मी अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चली गई। मैंने मुस्कान को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। मुस्कान को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो आमना गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी मैंने जो खो दिया है उससे दोबारा पाना मुमकिन नहीं। आमना के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उससे कहने लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो कहने लगी कि मुस्कान मेरी सगी बहन नहीं है बल्कि वो मेरी खाला की बेटी है जिसे खाला के इंतकाल के बाद अब हमारे घर ले आए थे। लेकिन मुस्कान को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और उसे वो हर चीज चाहिए होती है जो मेरे पास होती है। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझ पे हसद में मुब्तला रही। उसकी नजर पर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आया जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजर नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आमना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि मुस्कान ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीरें भी दिखा दी हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। आमना की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। मुस्कान ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथ तो खिलौना बन गया था। आमना की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं आमना के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब इसने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी ब्लैक नाइटी मांग कर लेके गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे उसके लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी आमना के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मुस्कान ने थोड़े दिन बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और आमना का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। थोड़े वक्त की लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।